गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वो एमसीक्यूज है जो बार बार पेपर के अंदर रिपीटेडली आ रहे हैं या इनके आने के बहुत ज्यादा क्या है चांसेस हैं। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमी को एक बार पढ़ चुके हो और रिवीजन कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तब भी इसके अंदर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि डैश पॉलिसी फॉलोड in the first 7 5-year plan of India aimed at substituting import with domestic production। देखो कौन सी पॉलिसी फॉलो की गई थी पहले 7 ईयर प्लान के अंदर, जिसका मेन एम क्या था कि इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब इंपोर्ट का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को क्या करना, बढ़ाना। मतलब इंपोर्ट जो हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं ना, उसके अलावा ऐसा देखना कि देश के अंदर ही वो चीज क्या हो सके, या तो प्रोड्यूस हो सके या उसका अल्टरनेटिव देश के अंदर ही मिल सके। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। देखो जो पहले 7 ईयर प्लान थे ना, 1991 से पहले, रिफॉर्म से पहले हमारे पास 7 5 ईयर प्लान आ चुके थे। तो इनका मेन मोटिव क्या था? इनका मेन मोटिव ये था कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज किसी भी तरीके से क्या करना है, बचाना है। तो इसलिए ऐसी पॉलिसीज लाई जाती थी ताकि इंपोर्ट्स को लोग क्या करें, कम से कम करें और देश के अंदर ही इंपोर्ट, जो चीजें इंपोर्ट करनी है ना, उनको देश के अंदर ही किसी भी तरीके से सरकार क्या चाहती थी कि बनाया जा सके ताकि फॉरेन रिजर्व को बचाया जा सके। तो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान के अंदर यही यही पॉलिसी क्या की गई थी, अपनाई गई थी। अच्छा, इसके बाद 1991 के बाद क्या हो गया था? वो तो फिर एलपीजी आ गया था, जब ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बिल्कुल खत्म कर दी गई थी सरकार ने। ठीक है ना, उस टाइम 1991 के बाद हुई थी वो चीजें। लेकिन 1991 से पहले कौन सी पॉलिसी थी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी उसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन 1955 कार्वे कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एमिंग द। देखो कार्वे कमेटी क्यों बनाई गई थी? कार्वे कमेटी बनाई गई थी ताकि रूरल एरिया की डेवलपमेंट की जा सके और उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा सके। देखो जो रूरल एरिया है, गांव के एरिया है, उसको अगर डेवलप करना है ना, तो एक तो क्या होना चाहिए, वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी, क्योंकि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी तभी जाकर उन लोगों को क्या मिलेगी, इंप्लॉयमेंट मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलने से उनकी इकोनॉमी क्या करेगी, नरिश करेगी, बढ़ेगी उनकी। तो ये कार्वे कमेटी के क्या थे, सुजेशंस थे। ठीक है ना, तो कार्वे कमेटी को बनाने का मेन एम क्या था? ताकि रूरल एरिया के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या किया जा सके, डेवलप्ड किया जा सके। तो आंसर विल बी ए। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडिया इज नेट इंपोर्टर ऑफ डैश एंड एक्सपोर्टर ऑफ डैश। देखो ब्रिटिश पीरियड के अंदर, ठीक है ना, जब ब्रिटिश पीरियड था उस टाइम पे इंडिया क्या था? इंडिया नेट इंपोर्टर किसका था और एक्सपोर्टर किसका था? देखो एक तो पीरियड था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है ना, तो उस टाइम पे इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया था, नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, नेट इंपोर्टर्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है ना, कि फिनिश गुड्स जो थे वो बाहर से इंडियन क्या करते थे, मंगवाते थे, और रॉ मटेरियल जो इंडिया के अंदर से, जो नील की खेती होगी, इंडिगो हो गया, ये सारी चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी और वहां से फिनिश गुड्स को क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। चलो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है कि मैच द कॉलम, कॉलम ए और कॉलम। देखो ये 4 डेट्स हैं और हमें मैच करना है कि कौन सी चीज कब बनी थी। तो 1921, देखो 1921 उसमें से क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिस्को। नहीं, देखो टिस्को मतलब क्या था, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1907 के अंदर। ठीक है ना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब क्या था, 1921 के बाद सेकंड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया था, जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन हुई थी, अचानक से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होगी। ठीक है ना, तो 1921 से किसको कनेक्ट करेंगे हम, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को। और फर्स्ट रेलवे इन इंडिया 1850 के अंदर ब्रिटिशर्स ने ओपन करी थी, और सुएज कैनाल कब ओपन हुई थी, 1869 के अंदर। ठीक है ना, तो ये बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है ना, जैसे मुंबई से थाने पहली ट्रेन चली थी 1853 के अंदर, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना, अब 1921 को क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और क्या हुआ था, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन हुई थी। 1991 के बाद क्या हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे।
ये चीज आपको, ये डेट्स याद रखनी है आपको। 1955 के अंदर क्या हुआ था, कार्वे कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ताकि वो रूरल एरिया की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सके। ठीक है ना, तो ये सारी डेट्स आपको क्या करनी है, याद रखनी। चलो नेक्स्ट क्या था, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। देखो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन क्या था, प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1950 के अंदर गवर्नमेंट ने, ताकि अब उसके हिसाब से हर 5 साल का एक व्यू पॉइंट तैयार किया जाएगा और उन 5 साल का एक एम रखा जाएगा, अगर और आखिर में क्या देखा जाएगा, क्या वो एम अचीव कर लिया या नहीं किया। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमारे प्रेसिडेंट थे, और पीसी महान बोस ये कौन थे, इनका भी नाम प्लानिंग कमीशन से है, लेकिन ये थे आर्किटेक्ट। मतलब सारा आइडिया, ये सारा प्लानिंग कमीशन का तैयार किसने किया था, ये किया था पीसी महालो बोस ने। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना है कि फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो पीसी महालनोबिस थे वो एक आर्किटेक्ट थे प्लानिंग कमीशन के, यानी कि उनके हिसाब से वो सारा प्लानिंग कमीशन तैयार किया गया था, लेकिन चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। अच्छा, अब प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया 2014 के अंदर से, अब क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया, और जिसके चेयरपर्सन कौन है, जिसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। देखो आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, एक तो 1948 के अंदर आया था, लेकिन बहुत कमियां थी तो उसको री इस्टेब्लिश करके सेकंड आईपीआर कब आया था, 1956 के अंदर। तो याद रखना ये सेकंड आईपीआर था, और इसके अंदर उन्होंने क्या बोला था कि 17 इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रख के बाकी सभी प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी। और इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने 3 पार्ट से 3 क्लासिफिकेशन करके इंडस्ट्रीज को क्या किया था, बांटा था। पहली वो इंडस्ट्रीज जो कंप्लीटली किसके अंडर होती है, पब्लिक सेक्टर के अंदर। सेकंड वो इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होंगी। थर्ड वो इंडस्ट्रीज तो दोनों चला पाएंगे, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, वो दोनों के अंडर आ सकती है, दोनों में से कोई भी उनको चला सकते हैं। तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन भी दी गई थी इंडस्ट्रीज की, किसके अंदर, आईपीआर 1956 के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कि हु वाज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 एक्नॉलेज फॉर हिज कैपेबिलिटी to steer away the economic crisis looming large on the Indian economy। देखो 1991 की रिफॉर्म कौन लेकर आया था, हमें सबको पता, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी, पीवी नरसिम्हा राव। ये चीज आपको याद रखनी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनकी वजह से उस टाइम का इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने एलपीजी पॉलिसी वो लेकर आए थे, और हमें क्या चाहिए था, हमारे पास उस टाइम पे रिजर्व जो थे, फॉरेन रिजर्व थे, वो खत्म हो चुके थे। तो आईएमएफ से लोन लेने के लिए हमें ये पॉलिसीज को क्या किया गया, लाना पड़ा था। तो जो रिफॉर्म्स पॉलिसी थी ना, वो कोई अपनी इच्छा से लाई नहीं गई थी, वो आईएमएफ पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों को वो मजबूरी में लानी पड़ी थी, बिकॉज उनके पास फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गए थे, बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। तो उन्हें लोन चाहिए था, तो आईएमएफ ने ये कंडीशंस रखी थी कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरल, प्राइवेट और ग्लोबलाइज्ड करना पड़ेगा, तब जाकर हम आपको लोन देंगे। कुछ $7 बिलियन का लोन था जो इंडिया को चाहिए था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से ही वो लोन पास हो सका और इकोनॉमी के अंदर क्या आ सके, रिफॉर्म आ सके, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करे। चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास, हु रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। देखो फाइनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं। देखो सेबी, हमें नॉर्मली ये लगता है कि सेबी जो है वो फाइनेंशियल मार्केट को रिकॉर्ड करता है, नहीं। देखो सेबी जो है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट तक है, स्टॉक मार्केट तक का रोल किसका है, सेबी का है। तो सेबी का रोल लिमिटेड है, पूरी फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि ये तो 2 टाइप की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, जिसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब बॉन्ड बिकते हैं। ठीक है ना, तो सेबी का रोल सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट तक है, वो पूरी फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल नहीं करता। पूरी फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है वो इंडिया के अंदर पूरी फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करेगा। और आरबीआई कब बना था, 1935 के अंदर। और सेबी 1988 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, लेकिन 1992 के अंदर उसने अपना काम करना शुरू किया। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हु इज द फॉलोइंग सक्सेसर ऑफ गेट जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखो इसका सक्सेसर कौन था, ये 1948 के अंदर बनाया गया था, ठीक है ना, कुछ कंट्रीज के साथ। तो इसका सक्सेसर कौन था, इसका सक्सेसर था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है ना। तो 1995 के अंदर इसको गैट से बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। आई थिंक इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 160 से 170 के करीब करीब कंट्रीज अभी क्या है इसके अंदर शामिल है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं। देखो फ्रीली ट्रेड है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। पहले क्या होती थी, एक कंट्री दूसरी कंट्री में फ्रीली ट्रेड कर रही है, लेकिन उसके दूसरी कंट्री में ट्रेड करने में क्या थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। तो जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, तो ये रिस्ट्रिक्शंस थी ना इन कंट्रीज के बीच में जो इनके मेंबर्स हैं, उसको खत्म करने की कोशिश की गई। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि किसी तरीके से व्यापार को ग्लोबलाइज्ड किया जा सके और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या की जा सके, कम या खत्म की जा सके। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखो, सेल ऑफ 51% और मोर इक्विटी ऑफ द पीएसयू इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक सेल। यस, स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब क्या होता है, जब सरकार अपने 51% हिस्सा पब्लिक सेक्टर यूनिट से क्या कर देगी, बेच देगी। बिकॉज जैसे 51% हिस्सा बेचा गया, जो पावर थी ना सारी, वो उस 51% हिस्से वाले के पास चलेगी और सरकार माइनॉरिटी में चलेगी। तो सेल ऑफ 49% और लेस इक्विटी ऑफ द पीएसयू, यस इट इज कॉल्ड माइनॉरिटी सेल, क्योंकि 51% हिस्सा जिसके पास होगा वही मेजर पार्टनर होगा उस कंपनी के बाद। हमारे पास क्या है कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रेड। देखो नहीं, यूनिलेटरल मतलब क्या होता है, सिंगल साइडेड ट्रेड की एक ही कंट्री कर रही है, दूसरी कंट्री की तरफ से कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा। एक होता है बाइलेटरल ट्रेड, इसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल ट्रेड। ठीक है ना, मतलब जब एक कंट्री भी कर रही है, दूसरी कंट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कंट्री के बीच में बराबर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल ट्रेड। और एक होता है मल्टीलेटरल ट्रेड, जब दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में आपस में ट्रेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीलेटरल ट्रेड। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या थी, गलत थी। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर। यस, अगर आप कोटा फिक्स कर देते हो ना कि इतना ही इंपोर्ट करेंगे इतना एक्सपोर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ मतलब क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाना, ठीक है ना, कोई इंपोर्ट महंगा कर देना, कोई एक्सपोर्ट महंगा कर देना, दैट इज कॉल्ड टैरिफ बैरियर। तो सरकार के पास दो ही बैरियर होते हैं, या तो टैरिफ बैरियर या तो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी जाएगी, या कोटा फिक्स कर दिया जाएगा कि इससे ज्यादा उस कंट्री से इतना सामान नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एडिशनल वर्कर इज जीरो। देखो किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी है ना वो जीरो होती है। मतलब कि जो वो वर्कर है, जो मान लो 5 वर्कर है और एक और लग गया इसके अंदर, तो उससे प्रोडक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी 100 यूनिट बन रहे थे उसके बाद भी 100 यूनिट ही बन रही, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि मतलब जैसे ही वो एडिशनल वर्कर आया, 5 से 6 वर्कर हुए, उसने अपनी तरफ से कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की और प्रोडक्शन में भी कोई फर्क नहीं आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, जो बेसिकली रूरल एरिया में ज्यादा फाइंड आउट की जाती है, जहां पर क्या होती है, लैंड होती है, ठीक है ना, किसान का बेटा, वो सभी लगे होते हैं, जबकि जरूरत सिर्फ 2 बंदों की होती है लेकिन 4 लगे होते हैं। तो उस 4 व्यक्तियों की वजह से भी प्रोडक्शन उतनी ही हो रही होती है जितना 2 की व्यक्ति से हो रही होती है, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ नाबार्ड। देखो, नाबार्ड क्या था, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये सेबी ने, ये आरबीआई ने क्या किया था, बनाया था ताकि वो क्या कर सके, रूरल एरिया की तरफ ध्यान दे सके। और कौन से स्टेटमेंट इसमें से गलत है, तो इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ आरबीआई विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर क्रेडिट। यस, एग्रीकल्चर क्रेडिट के सारे फंक्शन करेगा आरबीआई के। इट हेल्प द फ्लो ऑफ क्रेडिट थ्रू कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज। यस, देखो कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सभी कहाँ होंगे, रूरल एरिया के अंदर। तो इनको भी मेंटेन करने का काम किसका था, नाबार्ड का था। मेंटेन अ रिसर्च डेवलपमेंट फंड टू प्रमोट रिसर्च इन एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल एरिया के अंदर जितने भी काम हो गए ना फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग, उसको नाबार्ड को उसकी क्या दी गई थी, पावर दी गई थी। प्रोवाइड सपोर्ट टू फार्म सेक्टर। देखो नहीं, ये चीज नहीं है कि अकेला फार्म सेक्टर को, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर फार्म सेक्टर तो नहीं होता अकेला, उसके अंदर तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती हैं, आर्टिस्टन्स होती है, क्रिएटिविटी लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, सबको ये रोल प्रोवाइड किया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अकेला फार्म सेक्टर तक लिमिट नहीं था, नॉन फार्म एक्टिविटीज के अंदर भी ये क्या था, इंक्लूडिंग था। चलो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखो, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन रेट। देखो, लेबर फोर्स क्या होती है, वो लोग जो काम करने के लिए क्या है, तैयार है। वर्क फोर्स मतलब वो लोग जिनको एक्चुअल में काम मिल रहा है। मतलब अगर 100 लोग काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन सिर्फ 70 को ही एक्चुअल में काम मिला, तो दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। और जो बचे हुए 30 थे वो लोग क्या हो गए, वो हो गए अनएम्प्लॉयड,
ठीक है ना। लेबर सप्लाई मतलब क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर कितने लोग काम करने के लिए या कितने आवर्स काम करने के लिए क्या है तैयार है, दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। और पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू 100, कि कितने लोग पूरी पॉपुलेशन में से वर्कफोर्स में काम एक्चुअल में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वाई रूरल एरिया हैज मोर वर्कर ऑफ वुमेन एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। मतलब रूरल एरिया के अंदर वुमेन की जो वर्क फोर्स है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। मतलब वुमेन जो है वो ज्यादा काम कर रही है वर्क रूरल एरिया के अंदर एज कंपेयर टू अर्बन एरिया के अंदर वुमेन्स का। ठीक है, क्यों कर रही है, इसका क्या रीजन है? देखो, मोर वेजेस गिवन इन रूरल एरिया, क्या उनको ज्यादा वेजेस दी जा रही है? नहीं। एक्चुअल में रूरल एरिया के अंदर इतनी ज्यादा जो वुमेन्स है वो इसलिए काम करती है ना क्योंकि देखो वो लोग क्या है, गरीब है। देयर इज अ पोवर्टी इन रूरल एरिया, यस ये बात सही है। और वो जो वुमेन है वो कम वेजेस के ऊपर ही काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं ताकि वो अपनी फैमिली को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। और एक तरीके उनको दूसरी जगह पर माइग्रेट करने भी नहीं दिया जाता। तो ये सभी कारणों की वजह से वर्कफोर्स जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। तो वुमेन वर्क एट लेस वेजेस टू सपोर्ट देयर फैमिली, यस ये भी बात सही। तो बोथ आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि हम प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करें लेकिन फ्यूचर के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। मतलब ऐसी चीजों को, ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करें जिससे फ्यूचर के लिए जो रिसोर्सेज है वो बचे रहे। तो अगर हम बात करते हैं बायोगैस, तो इससे ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज है। ठीक है ना। सोलर पावर ये भी सही है। देखो, यूज ऑफ थर्मल पावर, हाँ थर्मल पावर मतलब क्या होता है, कोयले से जो चीजें चलती, तो इससे तो कोयला क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अरेंज द गिवन इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखो, अल्टरनेटिव नहीं है तो हम इसी को करेंगे। देखो, एक ऑर्डर के अंदर इसको चूज करें। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ग्रेट प्रोलिटरल कल्चर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर कब आया, 1951 के अंदर। प्लानिंग कमीशन कब बना था, 1950 के अंदर, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 के अंदर। चाइना के अंदर रिफॉर्म्स कब हुए थे, 1978 से शुरू हो गए थे ना, और 80 तक के बाद फिर रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब चला था, 1958 के अंदर कैंपेन चला था। और ग्रेट प्रोलिटरल कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 के अंदर चला था। ठीक है ना। तो इसका क्या सीक्वेंस होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला आएगा, देन इट विल बी ये थर्ड, एंड लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। देखो, इन चीजों को भी समझो, ये चीजें क्या थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर क्या था, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर मेनली फोकस किया था सबसे ज्यादा, और एग्रीकल्चर को ही बढ़ाने के लिए कोशिश करी थी। ग्रेट प्रोलिटरल कल्चर रेवोल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था। देखो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन था जो चाइनीज गवर्नमेंट ने चलाया था, और उन्होंने ये बोला था कि भाई सभी लोग क्या करें, अपने बैकयार्ड के अंदर ही, जो लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं वो अपने बैकयार्ड के अंदर क्या करें, फैक्ट्री स्टैब्लिश करें। ठीक है ना, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें, और जो लोग गांव के अंदर रह रहे हैं उन सबको, वो सब क्या हो जाए, कम्यून का पार्ट बन जाए। तो सरकार ने वहां पर 26,000 से ज्यादा कम्यून्स क्या किए थे, तैयार किए। लेकिन क्या हो गया था कि कुछ वॉर साइज सिचुएशन आ गई थी, जिसकी वजह से जो उन्होंने डेवलप्ड कंट्री से, लाइक रशिया जैसी कंट्री से लोग बुला रखे थे ना देश के लिए तरक्की करने के लिए, वो लोग वापस जाने शुरू हो गए। तो उससे हुआ क्या कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल ही क्या हो गई, कम होनी शुरू हो गई। तो फिर उनके एक जो अपना लीडर थे, माओ जेडोंग, उन्होंने एक कल्चर, फिर एक रेवोल्यूशन शुरू किया विच इज कॉल्ड ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर उन्होंने बोला कि हम क्यों बाहर से एक्सपर्ट बुला के हमारे देश की तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों ना ऐसा करें कि अपने लोगों को ही बाहर भेजें और वही स्किल्ड होकर आए, बाहर से सब कुछ सीख के आए और आके देश में क्या करें, मदद करें और लोगों को भी सिखाएं। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जो 1966 के अंदर माओ जेडोंग, एक चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने शुरू किया था। और इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना के अंदर कब आए, 1978 से 80 के बीच में आए थे, जब उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड से ओपन मार्केट इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। पहले वो क्या फॉलो करते थे, स्टैटिज्म, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि उनकी इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज रहेगी और सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया था, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था सबके लिए। ठीक है ना। तो फिर दो टाइप के रिफॉर्म्स किए थे, ड्यूल प्राइसिंग वगैरह किया गया था, कम्यून्स को खत्म कर दिया गया था, ओनरशिप राइट नहीं दिए गए थे किसानों को। ठीक है ना, ये सारा कुछ उन्होंने उसके बाद किया था। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इज लो द बेटर, मतलब इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो कम होगा वो अच्छा होगा। देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो हाई होगी तभी अच्छी होगी,
जीडीपी पर कैपिटा ये भी अगर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। लिटरेसी रेट ये भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। देखो इन्फेंट मोरालिटी रेट, देखो दो टाइप के रेट होते हैं, इन्फेंट मोरालिटी रेट और मैटरनिटी मोरालिटी रेट। तो इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब जो बच्चा पैदा होने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट। या 9 महीने तक का कोई टाइम पीरियड होता है, 1 साल तक का, कि 0 से 1 साल तक के बीच में कितने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोरालिटी रेट। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं पर 1000 बच्चों के ऊपर। तो ये जितना ज्यादा लो होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़िया होगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस चाइना फॉलो, हमने पहले ही पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे चाइना ने किसको फॉलो किया था, स्टैटिज्म को फॉलो किया था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने किसको फॉलो किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी विद मोर पब्लिक सेक्टर एंड इन्वॉल्वमेंट। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यस सही है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हैं, यस। रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट, यस। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिलेटेड टू चाइनीज इकोनॉमी, इनमें से कौन सा फीचर चाइनीज इकोनॉमी को रिलेट करता है। देखो वेरी हाई फर्टिलिटी रेट नहीं, चाइनीज इकोनॉमी जो थी उनका फर्टिलिटी रेट कम था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1970 के अंदर एक पॉलिसी लाई थी विच इज कॉल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसमें वो लोग एक ही बच्चे को पैदा कर सकते थे। लेकिन 2016 के अंदर उन्होंने पॉलिसी को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, बिकॉज लड़कियों की पॉपुलेशन ज्यादा होने लग गई थी और जो एज्ड लोग थे उनकी पॉपुलेशन भी क्या हो गई थी, वहां पर बढ़नी शुरू हो गई थी। तो हाई फर्टिलिटी रेट तो नहीं था। और ग्रोथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर नहीं, ये तो इंडिया की थी ग्रोथ। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ थी वो सर्विस सेक्टर की वजह से हुई थी, लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं था। चाइना की ग्रोथ क्यों हुई थी, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से चाइना के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी। एंड लास्ट विल बी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नहीं चाइना के अंदर तो लैंड क्या है, बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो डेंसिटी जो थी पॉपुलेशन की वो क्या थी, वो कम थी, हाई डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये भी इसके लिए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो चाइना के अंदर 1 किलोमीटर एरिया के अंदर आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 167 टू 180 के करीब करीब लोग रहते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये डाटा क्या है, 468 टू 490 के करीब करीब पहुंच जाता है। तो जितनी ज्यादा हाई डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा वो उस देश के ऊपर भार क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। मतलब 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, कितना एरिया 1 किलोमीटर के लिए, कितना एरिया, कितने लोगों के लिए 1 किलोमीटर एरिया रिजर्व है। रिजर्व में मतलब कितना है। तो चाइना के पास ऑलरेडी लैंड बहुत ज्यादा है, इंडिया के पास उस हिसाब से नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की, लेकिन चाइना की नहीं है। तो ये थे हमारे पास टॉप 20 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने पूरे की पूरी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कवर किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।